जी क्लास, आज का जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है बच्चे, वो है एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियंस, द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। ये दुनिया के पहले वर्टिब्रेट्स हैं जो खुश्की पे आए, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं। तो अगर बच्चे आप इस फर्स्ट पेज की जो स्लाइड है इसी पे गौर करें तो आपको एक ब्लू कलर का पॉइजनस फ्रॉग नजर आ रहा है, लेकिन इसके नीचे जो है वो इम्फीबियंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे कि एम्फीबियंस लिव अ डबल लाइफ। एम्फीबियन जो है एक दोहरी जिंदगी गुजारते हैं, डबल लाइफ। वो दोहरी जिंदगी यानी खुश्की और पानी जो है दोनों में। They often move back and forth between water and land. ये मूव कर रहे हैं वाटर और लैंड के दरमियान। जी क्लास, सॉरी, वो माइक ऑफ करना था थोड़ी देर के लिए। अच्छा, एम्फीबियंस लिव अ डबल लाइफ, दोहरी जिंदगी गुजारते हैं। दे ऑफन मूव बैक एंड forth between water and land, or live one stage of their life on land and another stage in water। ये क्या करते हैं बच्चे, एम्फीबियन जो हैं ये पानी और खुश्की दोनों में, मतलब जमीन पे और पानी में आते जाते रहते हैं। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ये है कि ये अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा जो है वो पानी में गुजारते हैं और कुछ हिस्सा जो है वो खुश्की पे गुजारते हैं। मेल ब्लू पॉइजनस डॉट फ्रॉग, यानी ये जो आपको नजर आ रहा है इस डायग्राम में, तो vocalize on the banks of tropical streams to attract females। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी जो स्लाइड है उसमें कि ये वोकलाइज, ये आवाजें निकालता है ऑन द बैंक्स, किनारों पे, ऑफ ट्रॉपिकल स्ट्रीम्स, नदियों, जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं उनकी नदियों पे, टू अट्रैक्ट फीमेल्स, यानी ये कम्युनिकेशन का इनका वे होता है जिसमें ये ब्रीडिंग सीजन में फीमेल जो है ना उनको अट्रैक्ट करते हैं। एग एंड टडपोल लार्वी डिवेल्प विद इन द स्ट्रीम, जिस नदी के करीब ये रह रहे होते हैं तो इनके एग्स और जो लार्वी हैं वहीं पे डेवलप करते हैं। तो ये तो अभी तक इंट्रोडक्टरी सी बात हो रही थी इस स्लाइड के बारे में। तो यहाँ पे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव इंट्रोडक्शन हम यहाँ से करेंगे। तो पहला जो है ये वाला पैरा जो है वो एक तमहीद बांधी है, जैसे फिशेस में था कि वो जब पानी में वॉक करना हो, एक बच्ची की मिसाल दी थी उन्होंने। तो यहाँ पे है कि हु while walking along the who while walking along the edge of a pond or stream, यानी कोई, आप भी हो सकते हैं कि क्या कभी आपने इस चीज का कि वॉक कर रहे हैं आप अलोंग द एज ऑफ पॉन्ड, एक तालाब या एक नदी के किनारे आप वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं, हैज नॉट बीन स्टार्लेड बाय द फ्लॉप of an equally starlit frog jumping to the safety of its watery
रिट्रीट। यहाँ पे बच्चे बात ये कर रहा है कि जो कोई वॉक कर रहा है किनारे पे, वो हैरान हो जाता है, स्टारलेट हैरान कुन बात है उसके लिए, बाय द प्लॉप। प्लॉप कहते हैं शोर को, पानी का शोर जो है, ऑफ एन इक्वली स्टारलेट फ्रॉग जंपिंग टू द सेफ्टी। वो शोर कहाँ से आता है? जब फ्रॉग जो है वो किनारे पे मौजूद है, वो अपनी सेफ्टी की खातिर कि वो आपके पाँव के नीचे ना आ जाए, वो जंप लगाता है और वो तालाब में चला जाता है, वापस रिट्रीट, वापस चला जाता है। और या who has not marveled at the sound of a chorus of frog breaking through an otherwise silent spring evening। तो दूसरी बात यह है कि कोई इस बात से महजूज ना हुआ हो कि स्प्रिंग इवनिंग जो है, मौसम बहार की एक पुरसकून इवनिंग में ये आवाजें निकालते हैं, तो वो भी हैरान कुन होती हैं। दीज एक्सपीरियंस, यानी ये जो एक्सपीरियंसेस है रिसर्चर्स के साथ, एंड अदर्स लाइक देम हैव लिड सम टू स्पेंड देयर लाइफ स्टडिंग मेंबर्स ऑफ द क्लास एम्फीबिया। तो ये जो चीजें हैं अट्रैक्ट करती हैं रिसर्चर्स को कि वो एम्फीबियंस के ऊपर स्टडी करें और अपनी लाइफ जो है इनको स्टडी करते ही गुजार दें। एम्फीबियन लेटिन वर्ड है लिविंग अ डबल लाइफ, जिसका जिसका मतलब है लिविंग अ डबल लाइफ। तो फ्रॉग्स इसमें आ जाते हैं, टोड्स इसमें आ जाते हैं, सैलामेंडर्स आ जाते हैं, और सेसिलियंस आ जाते हैं। तो फ्रॉग्स तो सबने देखे, टोड्स भी घरों में इजीली मिल जाते हैं। और सैलामेंडर और सेसिलियन की अगर बात करें, तो जैसे ये बच्चे आप देख सकते हैं कि ये एक फ्रॉग है, और ये वाला हमारे पास सैलामेंडर है, और ये जो है सेसिलियन है, ये वाला। ठीक है, हम जब इनका सर्वे पढ़ेंगे तो वहां पे इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद अभी इंट्रोडक्शन ही इसका चल रहा है एम्फीबियंस का। द क्लास नेम, यानी एम्फीबियंस की जो क्लास नेम है, द क्लास नेम implies that amphibians either move back and forth between water and land, or live one stage of their life in water and another on land। तो होता ये है कि एम्फीबियन जो है वो अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा जो है वो पानी में गुजारते हैं, कुछ जो है वो खुश्की पे गुजारते हैं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये पानी में और खुश्की पे आते जाते रहते हैं। वन आर बोथ ऑफ दीज डिस्क्रिप्शन इज एक्यूरेट फॉर मोस्ट एम्फीबियन, यानी इन दोनों में से कोई एक डिस्क्रिप्शन जो है वो ज्यादातर एम्फीबियन के लिए एक्यूरेट है। तो एम्फीबियंस की अभी इंट्रोडक्शन में अगला जो पॉइंट है कि टेट्रापोड्स होते हैं, चार पांव वाले हैं। Amphibians are tetrapods. The name is derived from the presence of four muscular limbs, यानी इनके पास चार muscular limbs जो है वो होती हैं, and and feet with toes and fingers। इसके अलावा इनके पास पाँव या हाथ जो है उनमें उंगलियां मौजूद हैं, digits मौजूद हैं। Some zoologists use the term tetrapoda to formally refer to all Sarcopterygian descendants that possess वेल फॉर्म फोरलिम एंड हाइंड लिम। कुछ जोलॉजिस्ट जो हैं वो टेट्रापोडा जो है इसकी टर्म जो है इसका इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्मली, किस मकसद के लिए? फॉर्मली, रस्मी तौर पर, रेफर टू ऑल सार्कोपिटेरिजियन। सार्कोपिटेरिजियाई एक फिशेस की क्लास में बच्चे हमने पढ़ा था, तो ये उसके सार्कोपिटेरिजियन के जितने भी डिसेंडेंट हैं, यानी बाद में आने वाले हैं, उनके लिए टेट्रापोड की टर्म मुतारफ करवाएगी, जिनके पास वेल फॉर्म फोरलिम और हाइंड होती है। Other zoologists reserve the term tetrapod for Cron group animals। तो कुछ दूसरे zoologists जो है ना वो Cron group of animals जो हैं, यानी जिनके सरों पे एवोल्यूशन जो है उसका ताज, यानी वो वेल डेवलप है, Cron group animals की बात हो रही है। The tetrapod Cron group includes the, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पे टेट्रा ग्रुप, जो टेट्रापोड क्रोन ग्रुप है, उनमें कौन कौन इंक्लूड है? लिविंग टेट्रापोड प्लस देयर मोस्ट रीसेंट कॉमन इंसेस्टर।
तो कुछ इसमें लिविंग है यानी आज भी मौजूद हैं, और कुछ रीसेंट पास यानी जो गुजर चुके हैं, गायब हो चुके हैं, मर चुके हैं, तो वो भी शामिल है। टेट्रापोड इन दिस सेंस रेफर टू लिविंग एम्फीबियंस ऑफन कॉल्ड लेंस एम्फीबिया। तो यहाँ पे बच्चे टेट्रापोड जो है इन दिस सेंस यानी इस सेंस में रेफर टू लिविंग एम्फीबियंस, जो एम्फीबियन आज भी मौजूद है उनको और नाम दिया गया लेस एम्फीबिया का, द रिप्टाइल्स। इसके अलावा रिप्टाइल्स आते हैं इसमें, जो क्राउन ग्रुप है टेट्रापोड का। बर्ड्स आ जाते हैं, मैमल्स भी इनमें आ जाते हैं चूंकि टेट्रापोड है। एंड द कॉमन इंसेस्टर ऑफ दीज ग्रुप्स अ होस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट। अच्छा, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं स्टेम टेट्रापोड्स, तो उनको स्टेम टेट्रापोड्स कहा गया। एक क्राउन ग्रुप है, एक जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको स्टेम का नाम दिया गया। क्राउन ग्रुप के तो मौजूद है ना, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको स्टेम टेट्रापोडा का नाम दिया गया। इस एक्सक्लूड और इसको एक्सक्लूड किया गया फ्रॉम दिस टर्म यानी टेट्रापोडा में से, उसको एक्सक्लूड करके उनको नाम दे दिया गया स्टेम टेट्रापोड का। तो ये तो इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है। उसके बाद है बच्चे इसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि क्या इनकी फाइलोजेनी है, यानी क्या इनका जो है वो इंसेस्टर है, कौन है इसका इंसेस्टर, यानी एवोल्यूशन कहाँ से हुई। तो चैप्टर 18 बच्चे, चैप्टर 18 वो है जो हमने फिशेस के बारे में पढ़ा। तो डिस्क्राइब आइडियाज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टेट्रापोड्स, यानी वहां पे बच्चे जब आपको क्लेडोग्राम पढ़ाया था बड़ी डिटेल से, वहां पे एवोल्यूशन ऑफ टेट्रापोड आपको ओरिजिन ऑफ टेट्रापोड देखने में मिला फ्रॉम एंशिएंट सार्कोपिटी रीजियन। और यहाँ पे फिगर 18.2 यानी उसी चैप्टर में 18.2 और 18.1 करेक्टली डिस्क्राइब ऑल टेट्रापोड्स। यहाँ पे फिगर 18 पॉइंट बच्चे वो क्लेडोग्राम था, और वो टेबल 18 पॉइंट वो था जिसमें हमने फिशेस की सारी क्लासिफिकेशन की। correctly describe all tetrapod as being included within the tetrapodomorpha। तो एक ग्रुप है तो उसमें ये इंक्लूड किए गए टेट्रापोड, टेट्रापोडोमार्फा। अब ये टेट्रापोडोमार्फा है क्या, इसके बारे में बताया। अ ग्रुप ऑफ सार्कोपिटी रीजियन दैट आल्सो इंक्लूड लोब्ड फिन फिश, जिसमें लोब फिन फिश आ जाती है, यानी जिनके टुकड़े होते हैं फिन्स के। जैसे बताया था बच्चे कि वो खुश्की पे चलना शुरू कर देते हैं, वो पाँव का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो फिन्स ऐसे जैसे वो पाँव की मदद से चल रहे हैं, लो फिन फिश जो है। दिस ग्रुपिंग इज फाइलोजेनेटिकली करेक्ट। ये ग्रुपिंग जो है वो फाइलोजेनेटिकली तो करेक्ट है, यानी इंसेस्टर डिसेंडेंट के एतबार से। बिकॉज द क्लास सार्कोपिटेरिजियाई इज दस अ मोनोफाइलेटिक लीनिएज, क्योंकि सार्कोपिटेरिजियाई का एक ही इंसेस्टर है, मोनोफाइलेटिक। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, दिस ग्रुपिंग प्रेजेंट प्रॉब्लम्स फॉर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम है रवायती, उसमें ये जो सिस्टम क्लासिफिकेशन का जिसकी अभी बात हुई टेट्रापोड की, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। दैट ग्रुप्स एम्फीबियंस एंड अदर टेट्रापोड इनटू देयर ओन। जैसे पैराफाइलेटिक ग्रुप है, यानी पैराफाइलेटिक बच्चे तीन तरह की टर्मिनोलॉजीज आपके साथ डिस्कस हुई थी, मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक और पैराफाइलेटिक। ठीक है बच्चे, मोनोफाइलेटिक वो थे जिनका एक ही इंसेस्टर था, पॉलीफाइलेटिक वो थे जिसके इंसेस्टर एक से ज्यादा थे, और पैराफाइलेटिक वो ग्रुप था कि एक ही इंसेस्टर है लेकिन उसकी जो डिसेंडेंट है यानी डिफरेंट ग्रुप जो है वो एक से ज्यादा हैं। तो जैसे एम्फीबिया है, रिप्टीलिया है, बर्ड्स है, मैमल्स हैं, तो ये एक से ज्यादा, यानी इंसेस्टर एक ही है इनका लेकिन एक से ज्यादा ग्रुप जो हैं, तो उनको पैराफाइलेटिक कहते हैं। तो वी विल कंटिन्यू टू यूज द ट्रेडिशनल टेट्रापोड नेम विद द क्लास डिजिग्नेशन, रियलाइजिंग दैट टैक्सोनॉमी स्टिल हैव वर्क टू डू। तो बच्चे हम ट्रेडिशनल जो रवायती क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको भी इसके साथ साथ इस्तेमाल करते रहेंगे, और ये रियलाइज करवाएंगे कि इस पे अभी भी वर्क होने वाला है, यानी बहुत सारी चीजें जो है उनमें जो है वो वर्क करने वाला है। द फॉसिल रिकॉर्ड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ मैनी एक्सटिंक्ट टेट्रापोड टैक्सा। जो फॉसिल रिकॉर्ड है ना वो ये शवाहद हमें प्रोवाइड करता है एक्सटिंक्ट टेट्रापोड टैक्सा
कि जिन 4 पाँव वाले जो टैक्सा एक्सटिंक्ट हो चुके, गायब हो चुके हैं, इसके बारे में। एंड नो वन नोज दैट व्हाट एनिमल वाज द फर्स्ट टेट्रापोड। और ये भी बात है बच्चे कि इन फॉसिल रिकॉर्ड से अभी तक ये भी अंदाजा नहीं लगाया गया कि कौन सा टेट्रापोड सबसे पहले जो है वो मौजूद था। अच्छा, उसके बाद अगली बात हमारे पास, द बेस्ट known and some of the earliest fossils were first discovered in Greenland in 1932। तो ग्रीनलैंड, ये कनाडा के करीब और डेनमार्क के करीब बचे लैंड ग्रीनलैंड 1932 में पहला एक बेस्ट नोन फॉसल जो है वो डिस्कवर्ड किया गया। दे आर ऑफ 365 मिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी ये टेट्रापोड का एक फॉसल था जो 365 मिलियन साल पहले मौजूद था। कॉल्ड एक्थियो इक्थियो स्टेजिलिया या इक्थियोस्टेगा इसका नाम है। तो इक्थियोस्टेगा या एक्थियोस्टेगिलिया जो है ये नाम है इसका। फिगर 19.2 में आपको दिखा सकते हैं, ये डायग्राम है। ये इक्थियोस्टेगा जो है, इक्थियोस्टेगा यानी ये उसका आपको दिखाया जा रहा है। आप इस फॉसल को देख सकते हैं बच्चे, ये इक्थियोस्टेगा जो है उसका एक फॉसल है। कि अगर आपको आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन इक्थियोस्टेगा, तो एन अर्ली एम्फीबियन है, यानी ये सबसे पहला एम्फीबियन है। फॉसल ऑफ दिस अर्ली एम्फीबियन वर डिस्कवर्ड इन ईस्टर्न ग्रीनलैंड इन लेट डिवोनियन डिपॉजिट। तो ये फॉसल जो है इस अर्ली एम्फीबियन का डिस्कवर किया गया ईस्टर्न ग्रीनलैंड में लेट डिवोनियन डिपॉजिट, जब डिवोनियन पीरियड एंड हो रहा था तब। तो द टोटल लेंथ ऑफ द रिस्टोर्ड स्पेसिमेन इज अबाउट 65 सेंटीमीटर। तो बच्चे इसकी टोटल लेंथ जो है वो तकरीबन 65 सेंटीमीटर जो है उस पर मुश्तमिल है। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशंस की अगर इसकी बात करें, आर हैवीली पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, और बड़ी यानी हैवी किस्म की इनके पास पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल है, और स्टडी लिम्स मौजूद है, यानी एक डेवलप लिम्स इनमें मौजूद है। दैट प्रोबेबली हेल्प पुश द बॉडी अक्रॉस द ग्राउंड, जो कि प्रोबेबली इनकी हेल्प करती थी कि वो जमीन पे जो है वो अपने आप को रिंगते हुए चला सकें। स्ट्रॉन्ग जाज, इसके अलावा इनके जबड़े बड़े स्ट्रॉन्ग थे, जो सजेस्ट करते हैं कि ये प्रीडेटर थे इन शैलो वाटर, कम गहरे पानियों में। पर है शायद वेंटरिंग ऑन टू शोर, या शोर जो किनारे जो है वहां पे रहते थे, ये वहां पे शिकार करते थे। अदर फीचर्स, कुछ दूसरी खसूसियात जैसे कि इंक्लूड अ स्कल दैट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ एंशिएंट सार्कोपेटेरिजियन। इसका स्कल जो है आपको नजर आ रहा है ऐसे जैसे फिश का था सार्कोपेटेरिजियन का। इसके अलावा इसकी टेल फिश की तरह थी। कुछ फिशेज जो हैं जिनकी टेल ऐसी होती है जैसे कार्निवोरस फिशेज हैं। नोट दैट बोनी रेज डॉर्सल टू द स्पाइंस ऑफ द वर्टिब्री सपोर्ट द टेल फिन जो है। तो ये स्पाइंस मौजूद है वर्टिब्री के ऊपर। दिस पैटर्न इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉर्सल फिन ऑफ द फिशेज एंड इज unknown in any other tetrapods. The arrangement of body elements in the distal portion of the foreleg is unknown। कुछ चीजें इसकी unknown है बच्चे इस फॉसल की। तो ये तो बात हो रही थी इक्थियोस्टेगा जो है वो ग्रीनलैंड में 1932 में डिस्कवर्ड किया गया इसका फॉसल जो है। तो यहाँ पे है कि इक्थियोस्टेगा जो है वाज नॉट द इंसेस्टर ऑफ ऑल टेट्रापोड। तो ये वैसे पहला टेट्रापोड है, लेकिन ये भी माना जाता है कि ये तमाम का इंसेस्टर नहीं है, बट इट हैज बीन इन्फ्लुएंशियल इन फार्मुलेटिंग आइडियाज रिगार्डिंग व्हाट द इंसेस्टर एनिमल मस्ट हैव बीन लाइक। तो ये सिर्फ एक समझ लें कि एक अक्कासी है कि किस तरह वो इंसेस्टर्स थे किसके, भला टेट्रापोड्स के। तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एविडेंस इन दीज फॉसल, दोबारा उन्हीं की बात हो रही है बच्चे कि कुछ करेक्टर जैसे फॉसल्स इंक्लूड लॉस ऑफ सम क्रेनियल बोन्स, इनके अंदर कुछ क्रेनियल यानी स्कल की बोन जो है वो लॉस हुई। एंड द अपीयरेंस ऑफ मोबाइल नेक, इसमें जो गर्दन थी वो मोबाइल थी, हरकत कर सकती थी, दाएं बाएं मुड़ सकती थी। जबकि बच्चे अगर हम बात करें फिशेस की या एम्फीबियंस की, वहां पे ऐसी कोई चीज नहीं है। जैसे हम
अक्सर जो है जैसे नमाज में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, यानी दाएं बाएं हम अपनी गर्दन को जो है वो मोड़ सकते हैं। तो इनमें जो फिशेस और एम्फीबियंस हैं इनमें ये केस नहीं है, लेकिन ये जो फॉसल मिला तो इसकी गर्दन जो थी वो मूवेबल थी। उसके बाद लॉस ऑफ अपर पुला बोन्स, इसके अलावा बच्चे जो गिल्स की हिफाजत करती थी बोन, वो भी मौजूद नहीं है इनमें। रिडक्शन ऑफ द नोटोकार्ड, इसके अलावा नोटोकार्ड जो थे उसको रिड्यूस किया एंड द फॉर्मेशन ऑफ मोर रिजिड वर्टिब्रल कॉलम बना लिया। फोर मस्कुलर लिम्स बना ली विद डिस्क्रीट डिजिट्स, बड़ी वाजे जो है वो डिजिट्स बन गए। लॉस ऑफ इन रेज एंड द प्रेजेंस ऑफ a sacral vertebrate that fuses the vertebral column and the pelvis। इसके अलावा सैक्रल वर्टिब्रा जो था, सिकैरम मतलब बच्चे कूले की हड्डी के करीब जो था, वो वर्टिब्रल कॉलम और पेल्वस के साथ, यानी जो पिछली टांगे उनके साथ उसने फ्यूज हुआ और ज्यादा मजबूती उससे प्रोवाइड हुई। उसके बाद बच्चे अडाप्टिव रेडिएशन जो थी, यानी डिफरेंट ग्रुप ने डिफरेंट अडाप्टेशंस की रेडिएशन, यानी ऐसे एक्सट्रीम्स निकली ऑफ द टेट्रापोड लीनिएज रिजल्टेड इन द वैरायटी ऑफ टैक्सा। डिफरेंट ग्रुप्स मतलब डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने डिफरेंट अडाप्टेशंस अपनाई और उस हिसाब से उन अडाप्टेशन की वजह से इनकी डिफरेंट लीनिएजेस बन गई। लेटर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, बाद में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड वाइड स्प्रेड एक्सटिंक्शन हैव कंक्लूडेड एवोल्यूशनरी पाथवे। तो बाद में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ने हेल्प आउट किया इनका। तो अगर हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात करें ना, कन्वर्ज एक ही पॉइंट पे आ जाना, यानी बच्चे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन उनमें होती है जिनके इंसेस्टर तो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके करेक्टर सेम होते हैं, यानी वो एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि इंसेक्ट के पास भी विंग्स हैं, बर्ड्स के पास भी विंग्स हैं और बैट्स के पास भी विंग्स हैं। अब ये तीन डिफरेंट ग्रुप्स हैं। बैट आप जानते हैं मैमल है, इंसेक्ट आप जानते हैं आर्थ्रोपोड है, और बर्ड्स जो हैं मतलब वो एक क्लास एव्स के मेंबर हैं। अब इन तीनों के पास विंग्स तो मौजूद है और विंग का करेक्टर क्या है बच्चे, उड़ना, यानी वो फ्लाई करना। तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई, यानी एक ही पॉइंट, जिनका इंसेस्टर तो डिफरेंट है लेकिन उनके करेक्टर सेम है। तो डाइवर्जेंट इसके उलट होती है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये उलट है। डाइवर्ज मीन अलहदा हो जाना, यानी इंसेस्टर तो एक था, तो अपनी अडाप्टेशंस के एतबार से उन्होंने अपना यानी जो जो चीजें अपनाई और वो अलहदा होते गए। मिसाल है इसकी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की, डाइवर्ज हो जाना जिसे हम कहते हैं। तो इसमें बच्चे अगर हम बात करें इंसानों की, हम बात करें ब्लू व्हेल की, हम बात करें अगर बैट की यानी चमगादड़ की, ये तीनों मैमल्स हैं लेकिन इन्होंने अपने बाजुओं का इस्तेमाल जो है, बैट ने उसके विंग्स बना लिए, ब्लू व्हेल ने उसके फ्लिपर्स बना लिए, हमने हाथों का इस्तेमाल किया यानी चीजों को पकड़ने का। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है कि इंसेस्टर तो एक था लेकिन इन्होंने डिफरेंट करेक्टर्स जो है वो अपना लिए। तो उसके बाद कंट्रास्टिंग हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लेस एम्फीबिया मेक इट इम्पॉसिबल टू ड्रा एनी कंसेंसस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्फीबियन फाइलोजेनी। इसके अलावा जो आज एम्फीबिया मौजूद है जिनको हमने लेस एम्फीबियो कहा, तो और जो गायब हो चुके हैं, तो ये बात का अंदाजा लगाना इनकी फाइलोजेनी के कौन इनका इंसेस्टर था बड़ा मुश्किल है। तो रादर देन इसके अलावा फिर क्या करते हैं, डिस्कसिंग दीज वेरी टेंटेटिव हाइपोथेसिस लेस एम्फीबिया एंड देयर क्लोजेस्ट इंसेस्टर आर सिंपली डिस्कस अंडर द नेम एम्फीबिया। तो बच्चे यहाँ पे कंक्लूड ये किया गया कि लेस एम्फीबिया और इनके जितने भी क्लोजेस्ट इंसेस्टर थे यानी जो इनकी तरह थे, उनको हम एक ही कैटेगरी एम्फीबिया में ही डिस्कस करते हैं। तो in addition to the amphibians, tetrapod lineage include the amniotes। इसके अलावा बच्चे एमनियोट इनका करेक्टर है टेट्रापोड का। एमनियोट बच्चे हम झिल्लियों को कहते हैं, एग्स के गिर्द जो है ना वो झिल्लियां होती हैं जो प्रोटेक्शन करती है किसकी भला, डेवलपिंग एम्ब्रियो की, या बच्चे कहाँ से वो प्रोटेक्ट करती है कि वो ड्राई ना हो जाए यानी इन्वायरमेंट से एग जो है। तो ऐसा है कि जिसमें झिल्लियां मौजूद हो उनको एमनियोट, उस ग्रुप को एमनियोट कहते हैं। तो अब अंडे के अंदर जो झिल्ली मौजूद है, जैसे बर्ड्स आप डेली जो है वो अंडा खाते हैं तो उसमें झिल्ली मौजूद होती है, तो उन लेयर्स को एमनियोन्स कहा जाता है।
तो इन एडिशन टू द एम्फीबियंस द टेट्रापोड लीनिएज इंक्लूड द एमनियोट्स, यानी एक ग्रुप है जिसमें रिप्टाइल्स आ जाते हैं, एम्फीबिया आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं। तो the name amniot is derived from the presence of an amniotic egg that resists drying and allow development to occur in a terrestrial environment। तो उसके बाद बच्चे रिलेशनशिप एम्फीबियन का बाकियों के साथ जो है वो डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। तो चूंकि हम फाइलोजेनेटिक स्टडी पढ़ रहे हैं बच्चे, तो फिगर 19.3 में हम देखेंगे कि एक क्लेडोग्राम बनाया गया। यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप टेट्रापोड का, अम्फीबिया का, रिप्टाइल्स का, इनके बारे में हम वहाँ पे देखेंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू री एम्फसाइज दैट दीज रिलेशनशिप आर हाईली कंट्रोवर्शियल। लेकिन ये याद रखें इसमें बहुत सारे तजाद हैं, जोलॉजिस्ट जो है ना बहुत सारी चीज़ों को मानने से आ रही हैं। तो उसके बाद a host of extinct lineage are omitted and the representation of two tetrapod lineage, Reptilomorpha and Amphibia, over simply the controversies surrounding these lineage। तो ये दो ग्रुप बनाए, एक रेप्टिलोमार्फा और एक एम्फीबिया। तो रेप्टिलोमार्फा और एम्फीबिया, एम्फीबिया तो आपको पता चल गया, रेप्टिलोमार्फा ये आगे जाके हम रिप्टाइल्स में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे बच्चे वो क्लेडोग्राम दिखाया है। तो अब आप क्लेडोग्राम जो है मतलब आपको लास्ट फिशेज में मैंने बड़ी डिटेल से समझा दिया था। अब आप इसको इजीली देखेंगे, आपके जो नोट्स हैं, आपके पास जो बुक्स हैं मिरर एंड हार्ले में से भी, तो यहाँ पे बच्चे आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ये क्लेडोग्राम जो है वो समझाना क्या चाह रहा है और कौन से करेक्टर किस में डेवलप हैं और किस में मौजूद नहीं है, कौन सी ब्रांच किस में बनी। तो ये सारा जो है, ये तो बच्चे फाइलोजेनेटिक हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी एम्फीबियन का इंट्रोडक्शन और इसकी फाइलोजेनेटिक। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सर्वे ऑफ एम्फीबियन जो है वो